हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन ई दुनिया नॉलेज चैनल। मैं डॉक्टर रतन प्रिया। आज का न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं और डेट है 20 मई 2021। फर्स्ट जो न्यूज़ है कि जो साइक्लोन ताउते था उसकी वजह से काफ़ी लोग मारे गए हैं और किस तरह से बॉडी रिकवरी अभी हो रहा है। और ताउते अभी अपने लीन पीरियड या जो साइक्लोन के लास्ट स्टेज में चल रहा है, लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम अभी दूसरा साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल में इमर्ज करने वाला है, तो उसका प्रेडिक्शन जो आईएमडी ने किया है कि वो 22 मई तक बे ऑफ बंगाल में आएगा और हो सकता है कि वेस्ट बंगाल के कोस्ट पे हिट करेगा। उसका जो नाम दिया जा रहा है वो यास है। इस पे एक वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं। कोविड-19 अफेक्टेड शुड डिफर शॉर्ट बाय 3 मंथ। इसमें ये बताया गया है कि जो कोविड पेशेंट हैं ऑलरेडी रिकवर कर गए हैं, उन्हें तुरंत वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो 3 महीने बाद ही वैक्सीन लें। कहीं ना कहीं नेचुरली जब एक बार कोविड से इन्फेक्ट हो जाते हैं और रिकवर करने के बाद इम्यूनिटी हमारे बॉडी में कोविड के अगेंस्ट डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है कि कोविड केसेस फाउंड इन ए थर्ड ऑफ विलेज यूपी। तो यूपी में 32% ऑफ विलेजेस में कोविड के केसेस पाए गए हैं। इसके रिगार्डिंग जो यूपी गवर्नमेंट है उसने 2 तरह की पॉलिसी अपनाई है। एक तो जो टेस्टिंग इन रूरल एरियाज बढ़ाने की बात कही गई है, और दूसरा जो 20 लाख मेडिसिन जो किट है वो 3 दिनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि इंडिया जो है वो अब तक का सभी कंट्रियों में सबसे ज़्यादा डेथ टोल रिकॉर्ड किया है ड्यू टू कोरोना वायरस, और वो है 4529। तो ये कहीं ना कहीं हम डेथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो न्यूज़ ये थी कि तेजस्वीज रेसिडेंट टर्न्स मिनी हॉस्पिटल और 50 बेड का अरेंजमेंट किया है। तो ये एक तरह से एक एग्जांपल हो सकता है बाकी अपोजिशन लीडर के लिए कि कैसे आप एक एक्टिव या प्रोएक्टिव रोल निभा सकते हैं लोगों इस क्राइसिस के टाइम में, रादर दैन डूइंग ए वेरी जस्ट क्रिटिसिज्म का पॉलिटिक्स करने के अलावा आप इस तरह का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक सब्सटेंसिव इनिशिएटिव ले सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है कि एनजीओ कैन ओपन डेली अकाउंट टिल जून 30। तो क्यों ऐसा रूल बनाया गया कि एनजीओ को दिल्ली में अकाउंट खोलना है? तो एक जो एक्ट है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसके तहत एक रूल आया था कि पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास जो SBI ब्रांच है उसमें सारे एनजीओ अगर फॉरेन कोई भी एड लेना चाहते हैं तो उन्हें इस पार्लियामेंट स्ट्रीट के ब्रांच में अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। तो कल लास्ट डेट थी, इस डेट को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वेस्ट बंगाल में जो पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा था उसके बाद जो 77 उनके MLA हैं उनको पूरे फुल सिक्योरिटी सारे ही MLA को दे दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी को दर्शाता है। क्या है कि जब भी हम किसी भी पर्सन को सिक्योरिटी देते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो एक थ्रेट परसेप्शन असेसमेंट किया जाता है कि उस पर्सन को किस तरह का थ्रेट है और किस तरह की सिक्योरिटी दे जानी चाहिए। जैसे XYZ Z+ इस तरह की सिक्योरिटी होती है, और इस तरह पूरी तरह ब्लैंकेट या आंख बंद करके सभी को सिक्योरिटी देना इतना फीजिबल नहीं है। ऊपर से जो सिक्योरिटी देने का काम है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। अगर किसी स्टेट में वहाँ के MLA या लेजिस्लेचर को ही सिक्योरिटी नहीं है तो ये बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर और फार्मर्स के लिए मोर देन 1000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है, जिससे कि उन्हें रिलीफ मिल सके। कहीं ना कहीं जो और अभी करेंटली रूरल एरिया में फार्मर्स सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक CID ऑफिशियल के खिलाफ हाई कोर्ट ने फॉलोअप किया है। तो इसमें हमें बस ये जानना है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो 2 तरह का होता है। एक सिविल कंटेम्प्ट होता है और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। ये जो 2 तरह का कंटेम्प्ट है
वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि दोनों के क्या रीज़न है। तो जो सिविल कंटेम्प्ट है वो ये होता है कि अगर कोई भी ऑर्डर या कोई भी जजमेंट पास करता है कोर्ट और कोई नहीं फॉलो करता है तो उसको सिविल कंटेम्प्ट कहते हैं। उसी तरह क्रिमिनल कंटेम्प्ट वो होता है जब कभी जुडिशरी को स्कैंडलाइज किया जाता है या जुडिशरी के प्रोसीडिंग में बाधा पहुंचाई जाती है और इसके लिए प्रॉपर एक एक्ट बनाया गया है, उसके तहत पनिशमेंट का प्रावधान है। नेक्स्ट जो न्यूज़ था कि दिल्ली सीएम नॉट स्पीकिंग फॉर इंडिया। रिसेंटली एक सिंगापुर वेरिएंट के बारे में अरविंद केजरीवाल जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने बोला कि वो जो सिंगापुर स्ट्रेन है वो थर्ड वेव ला सकता है इंडिया में और वो चिल्ड्रेन को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो इंडिया ने उसको कंडेम किया है क्योंकि इस तरह का कमेंट कहीं ना कहीं हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उसको हैम्पर करता है। नेक्स्ट जो है डीडी नेशनल टू प्रेजेंट इंडिया स्टोरी। तो ये आईआर के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया जा सकता है कि किस तरह दूरदर्शन जो है वो इंडिया के ग्लोबल प्रेजेंस को स्प्रेड करने में हेल्प कर सकता है या करता है। तो जैसे इंडिया का इमेज सेकेंड वेव में काफ़ी ख़राब हुआ है तो उसी को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। आईआर में ही नेक्स्ट न्यूज़ है कि पुतिन और जी हेल्ड टाइज एट लॉन्च ऑफ वर्क ऑन न्यूक्लियर पावर प्लांट इन चाइना। तो रसिया के हेल्प से 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट चाइना में बनाए गए हैं। कहाँ पे? एक तियानवान में और एक जूडाबाओ में। ये दोनों ही जगह कहीं ना कहीं चाइना को हेल्प करेगा एनर्जी लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करने के लिए। और इस तरह का डेवलपमेंट जो है ये स्पेशल टाई को दर्शाता है बिटवीन रसिया एंड चाइना। और ये जियोपॉलिटिक्स में या ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसको बहुत ही कीनली देखा जाता है कि इसका क्या इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज़ के रिलेशन पे पड़ सकता है। नेक्स्ट जो है कि कोर्ट नोटिस टू द सेंटर ऑन क्लिनिकल ट्रायल। तो कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है वो कोवैक्सीन उसका बच्चों पे ट्रायल के लिए परमिशन दे दिया है। और जो बच्चों का ट्रायल होगा वो 2 to 18 ईयर के एज पे होगा। तो किसी ने इस नोटिस को चैलेंज किया है कोर्ट ने कि इसके मतलब इसका क्या एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रोटोकॉल फॉलो होगा। तो इसके रिगार्डिंग अगर आगे कोई एडिटोरियल आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट फेल्योर। हाई कोर्ट का जस्ट ऑब्जर्वेशन है कि एक तो हमें अपने फेल्योर या कोई प्लानिंग या कुछ गलती कर रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉलिटिशियन के लिए ये दिक्कत हो सकता है क्योंकि पॉलिटिशियन को इलेक्शन में जाना होता है। अगर वो खुद फेल्योर एक्सेप्ट करे तो उन्हें लगता है कि शायद उनके वोट बैंक चले जाएंगे या शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर फेल्योर एक्सेप्ट किया जाता है तो उसके सुधार के जो फ्यूचर में चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। हाई कोर्ट में ये जो अपील आई थी, जो ऑब्जर्वेशन किया गया उसका केस जो मेन ये था कि डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट हैं दिल्ली में वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स का जो क्वालिटी है वो पुअर है। जुडिशियरी जो ऑफिसर्स हैं वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी को। तो उसके रिगार्डिंग ये केस आया था, उसी में कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन ली थी। नेक्स्ट जो है कि राजस्थान गवर्नमेंट डिक्लेयर म्यूकोरमाइकोसिस एंड पैंडमिक। तो 100 से ज़्यादा केसेस आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी डेंजरस होता चला जा रहा है क्योंकि इसमें आँख ब्लाइंड हो जाता है। इट कैन लेड टू डेथ ऑफ द पेशेंट एज वेल। तो इस तरह के क्राइसिस को पहले से ही अगर एंडेमिक डिक्लेयर किया जाए तो एक स्पेशल एम्फेसिस दिया जा सकता है उसको एड्रेस करने के लिए। नेक्स्ट, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है कि 6 इंडिया के साइट को यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। इसके बारे में डिटेल एक वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में, आज या कल। तो आप पूरा साइट के बारे में पढ़ पाएंगे और क्या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जिसमें गंगा घाट, कांचीपुरम का टेम्पल, सतपुरा टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश, ये 3 को इंक्लूड किया गया है। बाकी के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। अगला जो एडिटोरियल है वो इसके बारे में ये था कि इन्फ्लेशन जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ने के चांसेस हैं
और अगर कंजम्पशन कैपेसिटी घटेगा पॉपुलेशन में तो डिमांड कम होगा, और डिमांड कम होगा तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग का कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की गई हैं कि जो डिमांड शॉक लगा है इकोनॉमी में वो क्यों लगा है। तो एक तो लॉस ऑफ मोबिलिटी, लॉकडाउन हो गया तो मोबिलिटी कम हो गई। इम्पैक्ट ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, जो एडिशनल स्पेंडिंग कर रहा था हाउस होल्ड जब इनकम प्रॉपर हो रहा था तो वो भी कम हो गया है। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अब 8% हो गया है। इसी तरह बाकी चीज़ क्या है कि हेल्थ रिलेटेड जो डोमेस्टिक ट्रेड था वो भी कम हो गया है। पैसेंजर ट्रैफिक है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और जो 2 व्हीलर ऑर्डर वगैरह थे वो भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। तो ये सब का इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के तौर पे, मतलब डिमांड बेस्ड जो इन्फ्लेशन है उसके तौर पे देखा जा सकता है। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो एक तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि प्राइस राइज हो जाएगा, और प्राइस राइज कई वजह से होगा। एक तो डिमांड नहीं है, सप्लाई भी की वजह से भी नहीं होगा। दूसरा जो है वो जो फ्यूल कॉस्ट है वो भी बढ़ रहा है, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल जो रॉ मटेरियल हैं वो भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहे हैं। तो इन सब का इम्पैक्ट जो है इन्फ्लेशन के रूप में देखा जा सकता है। इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन ये हो सकता है लॉन्ग टर्म में कि वैक्सीन को जल्दी से जल्दी रोल आउट किया जाए और पूरे पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जाए। दूसरा जो है कि कैश ट्रांसफ़र लोगों के अकाउंट में किया जाए जिससे कि डिमांड को बूस्ट किया जा सके। तो आज के लिए बस आज इस आर्टिकल में इतना ही था। नेक्स्ट जो आर्टिकल ये था कि जो मराठा रिजर्वेशन है, मतलब इंटरप्रिटेशन विच इम्पीड जस्ट सोशल ऑर्डर। तो मराठा रिजर्वेशन जो है वो कहीं ना कहीं 3 जजमेंट दिया। एक तो ये दिया कि जो मराठा रिजर्वेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि मराठा कम्युनिटी सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास नहीं है। दूसरा ये दिया कि जो 50% लिमिट है, किसी भी रिजर्वेशन में एक लिमिट दी गई है कि आप 50% ही सीट रिजर्व कर सकते हो, उसको ब्रीच नहीं किया जा सकता है। और तीसरा जजमेंट यह है कि स्टेट गवर्नमेंट अलग से बैकवर्ड क्लास की लिस्ट नहीं बना सकता। तो इस आर्टिकल में वो डिस्कस किया गया है कि कैसे ये डेवलपमेंट हुआ रिगार्डिंग 50% जो लिमिट आया, और दूसरा ये डिस्कस किया है कि कैसे अगर स्टेट के पावर चले गए तो इससे फेडरलिज्म या फेडरल जो रिलेशन है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न है वो 16 और आर्टिकल 15 में दिया हुआ है, लेकिन जो 50% का जो लिमिट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। वो इंदिरा स्वानी एक जजमेंट आया था, उसमें यह कहा गया कि जो रिजर्वेशन मेड कैन नॉट बी एक्सीड बियॉन्ड 50%। तो बाकी यूजुअली क्या होता था जब हम लिस्ट वाली बात करें तो एससी और एसटी वाले लिस्ट में यूजुअली जो एससी और एसटी का लिस्ट है वो सेंटर बनाता है, वो स्टेट नहीं बनाता। तो जब 338 और 102 के तहत नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया तो उसमें कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं रखा गया है कि स्टेट भी बना सकता है अलग से लिस्ट। लेकिन जो एक यूनियन मिनिस्टर थवार चंद गहलोत जो थे उन्होंने पार्लियामेंट में क्लैरिफाई किया कि ये जो अमेंडमेंट है वो स्टेट के पावर को कर्व नहीं करता और स्टेट आर फ्री टू मेक देयर ओन लिस्ट। बट कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया वो इसके पूरी तरह अलग है। तो इसमें ये देखना होगा कि जैसे यूनियन गवर्नमेंट ने इस वाले एस्पेक्ट के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला है कि स्टेट को भी राइट होना चाहिए या पावर होना चाहिए कि वो ओबीसी का लिस्ट बना सके। तो इसके अगर रिगार्डिंग मतलब कोर्ट को, वैसे कोर्ट का बाकी जजमेंट इसमें बताया गया है कि बाकी सब सही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं फेडरल क्वेश्चन को डाइल्यूट या फेडरल रिलेशन को डाइल्यूट करता है। तो वो देखने वाली बात है कि फ्यूचर में क्या कोर्ट इस जो स्टेट का पावर है उसको फिर से रिवाइव करता है या नहीं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है कि कॉलेज ऑफ लॉ दैट लीव वर्कर आउट इन कोल्ड।
तो इसमें ये बताया गया है कि अगर सोशल सिक्योरिटी नहीं होने की वजह से कैसे जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, जो जिनका शेयर जो है 91% है, उनका जो लाइफ है वो अनसर्टेन है। और पैंडेमिक की वजह से एक तो ऑलरेडी वो पॉवर्टी की तरफ मूव कर रहे हैं। कोई भी बेसिक जो सोशल सिक्योरिटी एस्पेक्ट है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, क्यूरेटिव केयर इन क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, ओल्ड एज पेंशन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है किसी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में होनी चाहिए, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को ये नहीं दी जाती हैं। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक सोशल सिक्योरिटी कोड, लेबर कोड में 4 कोड आए, जिसमें से एक कोड था लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। उसमें वैसे तो गारंटी दिया गया है कि सोशल सिक्योरिटी होगा, लेकिन मोस्टली जो सोशल सिक्योरिटी है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए दिया गया है, ना कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए। और पहले से एग्जिस्टिंग या जो नए कोड में जो एडिशनल बहुत सारे प्रोविज़न बनाए गए हैं कि अलग से एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम सेंटर और स्टेट चलाएगा, बट इसमें बताया गया है कि उसमें भी बहुत सारे हर्डल हैं। तो हर्डल क्या है, एक तो पास्ट का एक रिकॉर्ड है कि 13 साल से ऑलरेडी एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाई जा रही थी, जो अभी भी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जिसका बेनिफिट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं हम उससे ही देख सकते हैं कि अलग से अगर हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाएंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमें एक यूनिफॉर्म अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। दूसरा है कि इनफॉर्मल जो वर्कर हैं वो अनअवेयर होते हैं और उनमें इतनी जानकारियां नहीं होती हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट, या पूरी तरह वो डॉक्यूमेंट फर्निश नहीं कर पाते हैं प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के लिए। दूसरा, ये सब जो सोशल सिक्योरिटी के प्रोसेस हैं करेंट टाइम में वो डिजिटल है, और डिजिटल लिटरेसी जो इनफॉर्मल वर्कर में बहुत ही पुअर होता है। नेक्स्ट जो है कि जो इंटर स्टेट मूवमेंट है, जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं वो भी इनफॉर्मल वर्कर हैं, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव कर रहे हैं, तो उनका क्या इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होगा, स्टेट कैसे इसको एडमिनिस्टर करेंगी, ये भी अभी क्लियर नहीं है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि जैसे मैटरनिटी बेनिफिट जो है सोशल सिक्योरिटी कोड में दिया गया है वो फॉर्मल सेक्टर को अप्लीकेबल है। फॉर्मल सेक्टर उसको बोलते हैं ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर एम्प्लॉयड हों वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या है, पूरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर छूट गई है। जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है वो दोनों ही फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल दोनों सेक्टर के लिए अप्लीकेबल है, लेकिन उसमें भी एक लिमिट लगा दिया है कि उस वाले इस्टेब्लिशमेंट में ज़रूरी होगा जहाँ पे 20 या मोर एम्प्लॉयज़ आर एम्प्लॉयड। इसी तरह जो ग्रेच्युटी वाला इशू है कि ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय कंपनियां एक शेयर कंट्रीब्यूट करती हैं, तो वो भी इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ओनली फॉर्मल वर्कर के लिए ही अप्लीकेबल है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो ऑथर ने बताया है वो लूप होल्स बताए हैं सोशल सिक्योरिटी कोड में रिगार्डिंग इनफॉर्मल लेबर क्लास। तो इसमें ये बताया गया है कि ऐसे तो इंडिया जो है ऑलरेडी यंग नेशन है, और फ्यूचर में हम देखेंगे कि 20 से 30 से 40 साल बाद जो यही पॉपुलेशन की एजिंग होगी, तो उस टाइम में अगर हम उस टाइम के लिए अगर आज ही सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं बनाए तो फ्यूचर में जो ये सोशल सिक्योरिटी का बर्डन है वो स्टेट के एक्सचेकर पे आ जाएगा, और वो इंडिया इतने लार्ज पॉपुलेशन को सोशल सिक्योरिटी दे पाएगा या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है इसमें ये है कि इफ़ेक्टिव वैक्सीनेशन पॉलिसी का क्या बेसिस होना चाहिए। तो एक तो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ग्रुपिंग होना चाहिए, वैक्सीन हेजिटेंसी, मतलब बहुत लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते हैं तो वो एड्रेस करना चाहिए,
और जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है वो कैसे होगा वैक्सीन का, उसके रिगार्डिंग हमें अच्छे से प्लान करना चाहिए। तो एक तो इसमें बताया गया है कि अगस्त से हम बाहर से वैक्सीन इंपोर्ट कर पाएंगे और डिफरेंट ग्रुप को इंडिया में वैक्सीनेट करना है। तो जैसे कि यूथ है, ओल्ड एज है, तो किसे प्रायोरिटाइज करना है वो भी सोचने की ज़रूरत है। दूसरा, वैक्सीन हेजिटेंसी जो है, कहीं ना कहीं जो न्यू इन्फॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उसकी वजह से हेजिटेंसी हो रहा है। जैसे एस्ट्राजेनिका का न्यूज़ आया है कि ब्लड क्लॉट बन रहा है, तो लोग सोच रहे हैं कि सभी को बनेगा, बल्कि वो बहुत मिनिस्क्यूल केसेस हैं बनने का, मेजॉरिटी लोग सेफ़ हैं। तो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस करके ख़त्म करने की ज़रूरत है। केयरफुल प्लानिंग किसके लिए करने की ज़रूरत है, जैसे कि हमें एल्डरली को जो हाई रिस्क पे हैं उन्हें प्रायोरिटाइज़ करें, या जो वर्किंग पॉपुलेशन है, इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें प्रायोरिटाइज़ करें। तो दोनों में से किसे प्रायोरिटाइज़ करें, ये जो इथिकल और ह्यूमन चॉइस है, चॉइस बेस्ड जो डिसीजन होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए और ह्यूमन तरीके से लिया जाना चाहिए, जिससे कि, और ट्रांसपेरेंट क्यों, क्योंकि पब्लिक में जब ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अवेलेबल होगा तो गवर्नमेंट में ट्रस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बहुत सारे सजेशन आएंगे फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए। वैक्सीनेशन पॉलिसी के लिए बोला गया है कि उसको मार्केट यानी कि प्राइवेट सेक्टर पे नहीं छोड़ देना चाहिए, सरकार को खुद लीड लेके स्टेट या सेंटर को यहाँ पे वैक्सीनेशन को कहीं ना कहीं इन्हांस करना चाहिए। और कोविन ऐप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिससे कि कोविन ऐप में बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेज आ रहे हैं और लोग अपॉइंटमेंट नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ें एड्रेस करने की ज़रूरत है और इसमें ट्रांसपेरेंसी पे बहुत फोकस किया गया है, ये कैसे कोविड से रिलेटेड डिसीजन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगले जो आर्टिकल में बोला गया है कि इंडिया पाकिस्तान का जो ट्रेड रिलेशन है उसको क्या रिवाइव किया जा सकता है। तो पास्ट में जो डेवलपमेंट दिया गया है कि पुलवामा टेरर और एयर स्ट्राइक की वजह से क्या हुआ था कि इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन जो स्टेटस था पाकिस्तान का उसको विड्रॉ कर लिया था और कस्टम ड्यूटी जो है वो 200% लगा दिया था। बाद में जब इंडिया ने 370 रिवोक कर दिया या ख़त्म कर दिया JNK के रिगार्डिंग, तो पाकिस्तान ने पूरा बायलेटरल ट्रेड ही ख़त्म कर दिया। तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि 1965 में जब वॉर हुआ था तो इंडिया और पाकिस्तान ने मिलके एक 9 ईयर का प्रोटोकॉल डेवलप किया था कि, और उसके तहत हम ट्रेड कर रहे थे। तो उसी तरह का एक फिर से इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। इसमें यह भी बताया गया है कि रिसेंटली जो है इंडिया से जो मेडिसिन और अदर रिलेटेड ट्रेड थे, कुछ जो ड्रग रिलेटेड इंपोर्ट हो रहे थे कोविड के नाते, पाकिस्तान ने वो इंपोर्ट जो है, जो पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन लगा दिया था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये साइन है एक तरह से ट्रेड इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और इस अपॉर्चुनिटी को हमें टैप करना चाहिए, जिससे कि हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप, ट्रेड रिलेशन को स्पेशली फिर से रिवाइव कर पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।